जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना विकास सागर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं इस विनायक सीरीज का आरपीएफ का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो जीएस के 50 प्रश्न है। और हमारे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। मैं आपको एक प्रकार से इसको पीडीएफ दिखा देता हूं। मैं विद मैप विद इमेज के साथ लेकर आया हूं। देखो साथ ही ये रही हमारी इमेज में। आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है जब भी इसकी समझ में आ पाएगी। बिना समय गवाए मैं अपने प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को शेयर करें। चलते हैं माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए आरपीएफ का एग्जाम नज़दीक आता हुआ और उसकी तैयारी में हम इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 साथ ही बिल्कुल बहुत ध्यान से करना है आपको और बहुत ही जो प्रश्न आपको नया लगे उसे कॉपी में नोट डाउन करना है और उसमें उसका बाद में रिवीजन करना है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो साथी कितने वर्षों के लिए होती है? ये होती है ऑप्शन सी यानी कि 6 वर्ष, यानी कि 6 हो या फिर 65 वर्ष, यानी कि जो भी आयु पहले पूरी हो। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? यानी कि आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति जी। अब ये भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण यानी कि कौन करते हैं? राष्ट्रपति, जो कि हमारे किसमें आर्टिकल 267 यानी कि 267 में है। ठीक है, जो संसद द्वारा यह स्थापित निधि की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ये तो रजिया सुल्तान थी। जो कि रजिया सुल्तान कौन थी? ये तो इल्तुतमिश, किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है साथी, तुम्हें गलती नहीं करनी है। इल्तुतमिश की क्या थी? ये बेटी, जो 1236 से इनका क्या है कार्यकाल? 1236 से लेकर 1240। कितना है? 1236 से लेकर 1240। अब ये इनका विवाह किसके साथ हुआ था? किसका? रजिया सुल्तान का। मैं एक प्रकार से इनकी इमेज दिखा देता हूं। कौन सी? ये रही रजिया सुल्तान। ये रही। इनका जो कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240 तक था। अब इनका पति कौन था? इनका पति था, जल्दी बताओ कौन था? अल्तुनिया था। क्या था साथी? अल्तुनिया। और मैं पूछूं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु तो जल्दी बताओ, इनकी मृत्यु तो कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कैथल में हुई थी। कहाँ? कैथल में। कहाँ पे हुई थी साथी? कैथल में। कैथल में। ये इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट कुछ नोट मतलब फैक्ट इनको जरूर ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये रजिया सुल्तान है जो कि इल्तुतमिश की बेटी हैं, जो ये हमारी पहली शासक हैं और मुस्लिम शासक। और ये 1236 से लेकर 1240 इनका कार्यकाल है। इनकी शादी अल्तुनिया से हुई थी। और ये कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? जो डाकुओं द्वारा हत्या की गई थी इनकी हुई थी कैथल में। कहाँ? कैथल में। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे या फिर लॉर्ड डलहौजी थे या फिर कॉर्नवालिस थे? तो कौन ठीक जवाब होगा? ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की इमेज दिखा देता हूं। कौन से हैं ये रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो हमारे 1828 से लेकर 1835 तक इनका कार्यकाल है। 1828 में साथी आपको पता है राजा राम
मोहन राय ने एक सती प्रथा का अंत यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, ये कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये रही आपके सामने इमेज। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? ये तो ऑप्शन बी यानी कि शुक्र को कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, और जी हम इसको क्या कहते हैं? शुक्र को गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, चमकीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? क्या 8 होते हैं? जल्दी बताइए साथी। हाँ जी साथी, 8 होते हैं। और नौवा कौन सा था? नौवा तो प्लेटो था, जो कि अब वो हमारी श्रेणी में, मतलब हमारे ग्रह की श्रेणी में नहीं है। और बुध की बात करूं तो बुध ये सबसे छोटा ग्रह है। मैं एक प्रकार आपको शुक्र ग्रह की इमेज दिखा देता हूं। ये रहा शुक्र ग्रह आपके सामने। ये साथी यहाँ पर रहना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, जो कि यहाँ पर यानी कि 350 के लगभग आसपास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है यहाँ के, जो कि आदमी यहाँ जाने की बात तो क्या पहले से ही पहुंच ही नहीं पाएगा यहाँ पर। ये शुक्र ग्रह है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 6, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? शारीरिक क्रिया विज्ञान या मस्तिष्क विज्ञान? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी यानी कि कवक विज्ञान। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के कारण दही के गठन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा जीवाणु है जो दही बनाने के लिए, यानी कि लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 8, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? मतलब 24 तो पसलियां हैं, लेकिन जोड़े पूछेंगे तो जोड़े कितने हैं? 12 जोड़े। मैं आपको पसलियां दिखाता हूं। पसलियां हमारी ये नहीं, ये देखो ध्यान से इमेज। ये साथी 12 तो, मैं पेन दूसरा लेता हूं, 12 तो इधर हैं और 12 इधर हैं, तो गलती तुम्हें नहीं करनी है। और मैं बताऊं साथी आपको, ये हमारा हृदय किधर साइड रहता है? हमारा हृदय ऐसे बाई साइड को ऐसे झुका हुआ रहता है। कैसे झुका रहता है? ऐसे। तो हमारी पसलियां कहाँ पाई जाती हैं? बाएं हृदय की। कहते हैं ना दिल, हमारा दिल यानी कि ये इधर ऐसे झुका हुआ रहता है। क्या रहता है? हमारा हृदय यानी कि दिल। तो 12 इधर होंगी और 12 इधर होंगी और 12 ही इधर होंगी, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? 24, यानी कि 12 जोड़े। प्रश्न नंबर आपके सामने 9वां, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है? क्या ऑप्शन ए ऊर्जा? हाँ जी साथी, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए ऊर्जा। तुम्हें गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 10, अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? तो किसका यानी कि साथी क्या किसका होता है? क्या बाइनरी या द्विगुण? जल्दी बताइए। इसका ठीक जवाब ऑप्शन बी ही होगा, यानी कि बाइनरी या फिर द्विगुण। कहते हैं यानी कि कंप्यूटर की हमारी सबसे छोटी क्या है, मतलब मापने की वो इकाई, यानी कि बिट, यानी कि बिट वाइट, ये फिर चलती हैं बिट वाइट, किलोबाइट ऐसे। और ये बाइनरी मतलब हमारी कंप्यूटर जो भाषा किसमें समझता है? ये बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 11, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? क्या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा? कपड़े धोने को पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस? नहीं। उड़न सराख? नहीं। कपड़े धोने का पाउडर? नहीं। तो ठीक जवाब है ऑप्शन क्या होगा? यानी कि खाने का सोडा, जिसे बोलते हैं हम बेकिंग
पाउडर, और इसको धावन सोडा बोलते हैं, कपड़े धोने के पाउडर को। और मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आपको, इसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, इसको मैं रेस कर देता हूं, सही नहीं बना, यानी कि NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क क्या डोलोमाइट है? नहीं साथी, क्या डोलोमाइट है? नहीं, लोहे का अयस्क तो जल्दी बताइए क्या है? लोहे का अयस्क तो लोहा उल्का है। अगर मैं एक और बताऊं, लोहा या उल्का, यानी कि इसका क्या है? लोहे का हेमेटाइट होता है, हाँ जी। मैग्नेटाइट होता है, हाँ जी। और लिम्नोटाइट होता है, हाँ जी, बिल्कुल होता है। अगर मैं पूछूं, मुझे बताइए लोहे का अयस्क सबसे बेस्ट कौन सा होता है? वो तो मैग्नेटाइट होता है। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। गलती नहीं करनी है, मैग्नेटाइट, जो कि हमारा लोहे में कितने प्रतिशत पाया जाता है? 72%। कितना? 72%। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो किसमें होती है अधिकतम जैव विविधता? क्या मरुस्थल में होती है? नहीं। नदी में होती है? नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न 14, अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए किसको जाता है? पोलियो का टीका। किसका? पोलियो का टीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नो बॉल किस में होती है? नो बॉल तो क्रिकेट में होती है। गोल किस में होती है? गोल तो हॉकी में होता है। और नॉकआउट आउट किस में होता है? नॉकआउट तो बॉक्सिंग में होता है। तो ए पे बी और 2 पे ए और 3 पे सी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 16 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो कौन है? क्या पलघट मणि अय्यर है? नहीं। तो कौन है साथी? सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं सोनल मानसिंह की। ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है, ये रहे, और सोनल मानसिंह ये रहे आपके सामने। कौन है ये? सोनल मानसिंह। ये किसके? एक शास्त्रीय नृत्य, यानी कि शास्त्रीय नृत्य, यानी कि ये नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। देख लो, ये नृत्य करते हैं मानसिंह। अगर मैं शास्त्रीय की बात करूं, जो हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है हमारी कितनी? 8। अब 8 में से यूपी का कौन सा है? यूपी का तो कथक है, यानी कि क्या है? कथक। अब ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इसका पूरे विधि विधान से किसमें है? इसमें नाट्य शास्त्र में है। अब नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी? ये तो भरत मुनि जी ने लिखी थी। किसने? भरत मुनि जी ने। और मैं बोलूं, भरत मुनि जी द्वारा नाट्य शास्त्र को हम किस और नाम से जानते हैं? हम बाइबल के नाम से जानते हैं। मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का। और सतिया किसका है? जल्दी बताइए किसका है सतिया? उड़ीसा का है या फिर असम का? ये आपको बताना है। किसका? उड़ीसा का, असम। मोहिनीअट्टम ये बता दिया आपको। और मोहिनीअट्टम, कलियट्टम। प्रश्न नंबर आपके सामने 17, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमेस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो किसने लिखी थी? अरुंधति राय जी ने लिखी थी। इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अरुंधति राय। गलती नहीं करनी है।
अरुंधति राय की मैं इमेज दिखाऊं, कौन सी है अरुंधति राय, ये रही। ये साथी इन्होंने ये पुस्तक लिखी है आपके सामने, ये है अरुंधति राय, अरुंधति राय, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक आपके सामने, ये हमारा प्रश्न ये रहा, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, किसने लिखी, अरुंधति राय ने। अगला प्रश्न आपके सामने, नेपाल मतलब भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 3 नहीं साथी, 4 नहीं, 8 नहीं, तो कितने ठीक जो होगा, ऑप्शन डी यानी कि 5। मैं आपको दिखाता हूं ये हमारे कितनी सीमा करते हैं, ये रहा नेपाल, देखो हमारा ये रहा नेपाल, ये रहा। तो 5 राज्य कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और जी हमारा कौन, बिहार के बाद हमारा कौन है, सिक्किम, और एक पश्चिम बंगाल। ये ना टच कर रही, ये टच कर रही, तो 5 कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछे तो भूटान के साथ कौन करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और जी कौन करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ कितनी करती हैं, 4। नेपाल के साथ कितनी करती हैं, 5। और गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कितनी करती हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य हो गए 3 और 2 हो गए यानी यूनियन टेरिटरी। तो टोटल कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, और साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको भी पता और दूसरे भाइयों को भी पता चले कि जीएस की क्लास कितनी बेहतरीन और बढ़िया चल रही है। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है, यानी कि सभी प्रकार के उत्पादन, यानी कि सभी प्रकार के उत्पादन तो क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना, या फिर लाभ कमाना, या भौतिक निर्गत बढ़ाना। तो ठीक जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि मानवीय जरूरतों को पूरा करना। प्रश्न नंबर 20, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद है, यह किस स्तर पर होता है, ये तो किस स्तर पर होता है, ऑप्शन बी यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 21, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है, यह क्या अंतिम उपभोग व्यय का, या फिर मध्य उपभोग का, नहीं साथी, ना मध्यवर्ती उपभोग का, नहीं स्थायी का। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यहाँ स्थायी पूंजी का उपभोग। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से ली गई है, ये तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। और यूएसए की बात करूं तो यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। क्या लिया है, मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 23, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारी के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। तो वो कौन सी धारा है, वो तो धारा 32 के तहत होती है। किसके तहत होती है, धारा 32 के तहत होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 24, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब दी थी, गांधी जी ने तो दांडी यात्रा कब दी थी, यानी कि किसके लिए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हमारी कब से शुरू हुई थी, 6 मार्च 12 अप्रैल तक चली थी। कब तक चली थी, 12 अप्रैल, यानी कि 1900
1930 में चली थी। किसमें? 1930 में। अब मैं तुम्हें इमेज दिखा देता हूँ। ये आपके सामने कौन थी? अरुंधति राय। और ये हमारे आपके नेपाल के साथ सीमा साझा कर ली, ये पता चल गया। अब ये देख लो दांडी यात्रा कैसे हुई थी। ये रही, जो कि हमारी 6 मार्च से 12 अप्रैल तक चली थी, और जो कि 1930 में हुई, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 25। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था किसने करी थी? ये तो अकबर ने करी थी। किसने करी थी? अकबर ने। यानी कि बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर, यानी कि किसके बेटा थे ये? हुमायूं के। और हुमायूं अकबर, और अकबर के बेटा कौन थे? जहांगीर। ठीक है, तुम्हें गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो क्या बनाए गए हैं? गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो ठीक जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ये गलत जोड़े बनाए गए हैं। और बाकी अहमदाबाद, चेन्नई, फ्रांसिंडे और जो हमारा गलत है यही सही है। तो ठीक जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा। और ये बाकी पुडुचेरी, फ्रांसी मार्टिन, ये सब ठीक है। प्रश्न नंबर आपके सामने 27। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो ऐसा कौन सा युद्ध था? ऐसा तो एकमात्र ये था ऑप्शन डी, यानी कि बॉन्डी बॉस की लड़ाई। ठीक है, बॉन्डी बॉस की लड़ाई। प्रथम कर्नाटक युद्ध नहीं था, बक्सर की लड़ाई नहीं थी, प्लासी का युद्ध नहीं था। मैं पूछूं आपसे, मुझे बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कोई बता सकता है मुझे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध तो हमारा कब हुआ था? प्लासी का युद्ध तो हमारा 1757 में हुआ था। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? क्या 1764 में हुई थी? जल्दी बताइए। हाँ जी साथी, 1764 में हुई थी। और मैं पूछूं आपसे, क्या पूछूं बताओ? मैं पूछता हूं, और हमारी कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? हमारी कन्नौज की लड़ाई तो 1540 में हुई थी। कब हुई थी? 1540 में। गलती नहीं करनी है साथी। और अगला प्रश्न आपके सामने, क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्या वर्साय समझौता था, या पेरिस समझौता था, या सेंट जर्मेन समझौता था, या ट्रोयन समझौता था? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, यानी कि पेरिस समझौता। किसी साथी को कीवी खानी हो तो वो कीवी भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे भांजे राजा रूपेश बाबू ने ये स्लाइड तैयार करी है और उन्होंने अपनी मर्जी से ये कीवी, सेब, तरबूज ये लगाए हैं, क्योंकि गर्मी अधिक हो रही है, उनका सेहत बनी रहे और अपना आराम से पढ़ाई करते रहें। प्रश्न नंबर 29, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या बलित पर्वत का है? हाँ जी साथी, बलित पर्वत का है। किसका है? बलित पर्वत का। प्रश्न नंबर 30, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जुड़े बनाए, यानी कि सही ढंग से बनाना है। क्या आपको पता होगा? इनमें चारों में से एक जरूर पता होगा, यानी कि थार मरुस्थल कहाँ का है? भारत का, यानी कि एशिया का। तो सी पे हमारा क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, यानी कि 4 एकमात्र ऑप्शन में है, यानी कि ये। तो यहां से हम ऐसे एनिमेट कर सकते हैं कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ का है? कालाहारी तो अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका। अफ्रीका। काले लोग कैसे रहते हैं? फ्री होते हैं। फ्री कैसे होते हैं? फ्री। अटाकामा, अटाकामा तो दक्षिण अमेरिका है। अटाकामा, अटाकामा, अटाकामा कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। और थार कहाँ का है? एशिया का। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 3, 1, 4, 2।
प्रश्न नंबर 31, न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन क्या रेडियोधर्मी के दौरान नियुक्त कण होते हैं? क्या हमारे न्यूट्रॉन के प्रतिकण होते हैं, या फिर तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है? बिल्कुल ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि तंत्रिका तंत्र की बिल्कुल आधारभूत इकाई होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 32, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है, नेफ्रॉन या न्यूरॉन? इसमें कंफ्यूज मत होना साथी, इसकी तो हमारी होती है, क्या होती है, ये हमारी नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन मैं आपको गुर्दे की इमेज दिखाऊंगा, पर हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 33, संघन मिशन इंद्रधनुष के तहत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था? ये करंट का क्वेश्चन है, ये 2022 तक था। ये साथ ही 2022 तक कैसे? अब से पहले जो हमारा आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था तो ये तब पूछा गया था करंट में, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और इन प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे। और ये साथ ही हमारे ये रहे गुर्दे, यानी कि ये सेम के बीज की तरह आकार के होते हैं। किसके आकार की तरह होते हैं? ये सेम के बीज की तरह आकार के होते हैं। ये रहे, ये हमारी किडनी है, इनसे हमारा ये कहते नहीं हमारा हमारी जो कैपेसिटी यानी कि सीसी कितनी है, यानी कि 1200 की, यानी कि इतने मजबूत होते हैं, रक्त का टॉयलेट का सब काम यही करते हैं। और मैं एक बार से दिखा दूं, ये रहा, ये हमारा किडनी, ये यहाँ से हमारी ये किडनी है, पेन में दूसरा ले लेता हूँ, ये हमारी किडनी, यहाँ से हमारी यूरेटर, यानी किडनी यूरेटर, ये नली आई यहाँ से आई, यानी कि ब्लेडर, यानी कि ब्लेडर यहाँ पर हमारा क्या टॉयलेट इकट्ठा होता है, प्रोस्टेट्स, यानी कि ये हमारे प्रोटेस्ट किसको बोलते हैं आपको पता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रा, यहाँ से हमारा ये टॉयलेट का मार्ग है, यानी कि यहाँ से हमारा टॉयलेट आता है। तो आपको बस यही मूत्राशय और ये हमारे वृषण होते हैं, मेल यूनिटर सिस्टम। प्रश्न नंबर 34, सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची सेकंड में दिए गए तंजनित रोगों से मिलान कीजिए। बैक्टीरिया जल्दी बताइए, क्या बैक्टीरिया किससे होते हैं? क्या कालंजर या तपेदिक या इन्फ्लुएंजा या दाद? क्या होते हैं? इन्फ्लुएंजा होते हैं। क्या जल्दी बताओ क्या होते हैं? 34 का क्या होगा हमारा? 34 का हमारा ऑप्शन क्या होगा? देखो इधर, हमारे बैक्टीरिया किससे होते हैं? हमारे बैक्टीरिया होते हैं तपेदिक, और हमारे फंगस होते हैं दाद, और हमारे प्रोटोजोआ से क्या होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं हमारे कालंजर, और हमारे वायरस से क्या होते हैं? हमारे वायरस से होते हैं इन्फ्लुएंजा। तो ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमारे बैक्टीरिया से होते हैं तपेदिक अर्थात टीबी, फंगस से होते हैं हमारे दाद, प्रोटोजोआ से होते हैं कालंजर, और वायरस से होता है हमारा इन्फ्लुएंजा। यानी कि कौन सा होगा? एक पर कौन सा होगा? 2, तो ये रहा 2। बी पर कौन सा होगा? 4, तो ये रहा 4। और सी पर कौन सा होगा? प्रोटोजोआ कालंजर 1, तो ये रहा 1। और डी पर कौन सा होगा? वायरस अर्थात इन्फ्लुएंजा। ठीक, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 35, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो किसका नहीं है? तो ठीक क्या जवाब होगा? क्या रात में तारों का टिमटिमाना? नहीं साथी। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना? नहीं। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना? नहीं। सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देना? एकदम ठीक जवाब यही होगा ऑप्शन डी, यानी कि
प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम यही नहीं है। सूर्य अस्त के दिखाई देना यही नहीं है, ये तो अपवर्तन नहीं परावर्तन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 36, फूल पत्ती भी लगी हुई है जो महक आती रहे आपको सुगंध के तौर पर। HTML टैग किससे परिबंध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? ये तो किसके बने होते हैं? कोणीय कोष्ठक के होते हैं। लघु कोष्ठक नहीं, भर कोष्ठक नहीं, पुरुष कोष्ठक नहीं, तो ठीक जवाब क्या है फिर? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? क्या ई कचरा कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? हाँ जी साथी, ई कचरा ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिनमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो वो तो साथी मौसमी बेरोजगारी होती है। कौन सी बेरोजगारी होती है? मौसमी बेरोजगारी होती है। प्रश्न नंबर आपके सामने 39, निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है भारी उद्योग तथा मजदूरी के मामलों के में संतुलन। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये किसने कहा था? ये तो केटी शाही जी ने। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 41, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ? क्या प्रस्तावना में? कोई नहीं हुआ। भाग 3 मौलिक अधिकार में नहीं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन में नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि संविधान में कहीं भी नहीं। संविधान में कहीं भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 42, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख को अर्थ स्पष्ट किया था? तो कब किया था? ये तो जेम्स प्रिंसपे ने, यानी कि 1837 में। कब किया था? 1837 में। प्रश्न नंबर 43, आमुक्त माल्यद किसका कार्य है? किसका है? क्या अल्लासीन पैदन का है, कृष्णदेव राय का है, या बच्चा राज का है, या फिर खारवेल का है? तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो 44 का ठीक आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 44 का ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नियंत्रक बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ये तो किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ये तो नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं? नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत तेजी से, कितने क्रिकेटर खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस समय लोकसभा के सदस्य भी हैं? तो साथी बात कब की चल रही है? 2022 की। तो कौन है? एक थे कौन? जल्दी बताइए कौन? सचिन तेंदुलकर। माय बेस्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 2014 में। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश
ओपेक का सदस्य नहीं है? किसका? अल्जीरिया है, लीबिया है, अंगोला है या दक्षिण अफ्रीका है? तो ठीक जवाब क्या है? ठीक जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं आपकी ओपेक की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960, वो भी किसमें? सितंबर में हुई थी। ठीक है, जो कि हमारा 12 सदस्यों का वर्तमान है ओपेक। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुझे बताइए कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय तो क्या है? हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया में। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने कितना? 48। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसको? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा दिवस अब ऐसे नहीं पूछता कि महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है। नहीं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। जिस व्यक्ति को पता होगा अहिंसा दिवस किससे संबंधित है, वो आंसर बता पाएगा। यानी कि अहिंसा दिवस अर्थात 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, और 1 मई को क्या? मजदूर दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 24 अक्टूबर को क्या? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाया जाता है, यूएनओ दिवस। उस दिन उसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 49। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो ग्वालियर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित। अगर मैं इसकी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान की मैं बताऊंगी कब स्थापना हुई थी? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। आखिरी और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना का उद्भूत हुई है। तो क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब? इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। साथी, क्योटो प्रोटोकॉल। आपके सामने ये लीची है, ये कीवी है और ये तरबूजे हैं। जिस किसी बहन और भाई को खाना है वो खा सकते हैं। ये हमारे भांजे रूपेश बाबू, उन्होंने स्लाइड तैयार करी है। उन्होंने अब बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। वो कह रहे थे कि मामा जी मैं बनाऊंगा इस स्लाइड को, आप बस क्लास देना। और देखो, ये रहे हमारे भारत के हीरो, यानी कि सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने उसके सदस्य बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर लोकसभा के सदस्य, ठीक है। और जो कि हमारे टेस्ट मैच के तहत ये बन गए हैं। ये आपका होमवर्क में बताना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या है। अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो अमेरिका में बनी हुई है बाबा साहब की प्रतिमा, ये कितने फुट की बनी हुई है? कितने फीट की बनी हुई है? ये आपका जवाब है। साथी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ साथी मुझे बहुत अपना प्यार दें और शेयर करें, और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं, आपका स्कोर क्या रहा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती। लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इस विनायक सीरीज का 5वां प्रैक्टिस सेट आपको सामने जल्द, यानी कि कल 3 बजे लेकर आ रहा हूं।